इंडिका की क्वालिटी और परफॉर्मेंस इशू की वजह से बायर्स का ट्रस्ट इस पे लूज हो गया। फोर्ड के बोर्ड रूम मीटिंग में एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, आपको ये कार बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था और ये कंपनी खरीद के हम आप पे एहसान कर रहे हैं। JLR मतलब जैगवार और लैंड रोवर का एक्विजिशन किया, तब उनका टर्नओवर 32,426 करोड़। ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने 9,200 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली $2.3 बिलियन में खरीदा। टाटा मोटर्स को लगभग 7,000 करोड़ का लोन लेना पड़ा था इस डील को कंप्लीट करने के लिए। टाटा ग्रुप ने कार बिजनेस में एंट्री ली टाटा इंडिका के लॉन्च के साथ। 1998 में लॉन्च हुई टाटा की ये कार मार्केट में टाटा जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर देती है और टाटा ग्रुप को होता है 500 करोड़ का लॉस। और इसी समय की बात है जब बिल फोर्ड भी टाटा से कह देते हैं कि तुम पे मैं एहसान कर रहा हूँ कंपनी खरीद के तुम्हारी। पर फिर आता है 2008 और टाटा मोटर्स कंपनी 500 करोड़ के लॉस से 2028 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाती है। इसी साल रतन टाटा डूबती हुई फोर्ड कंपनी से जैगवार लैंड रोवर खरीदते हैं और पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये एक अनकैलकुलेटेड रिस्क है और इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। पर फिर आता है 2014 और इस साल टाटा मोटर्स 13,991 करोड़ का प्रॉफिट शो करती है और टाटा लग्जरी कार्स के मार्केट में एक जायंट बन चुका होता है। अगर हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक नहीं कहें तो गलत होगा, पर इस कमबैक के पीछे बहुत सी स्टोरीज है और बहुत सारे स्ट्रगल है जो रतन टाटा और उनकी कंपनी ने किया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। पर उसके पहले अगर हमारे पास टाटा ग्रुप का थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा तो हमें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी कि कैसे टाटा मोटर्स ने इतने बड़े फेलियर को इतनी बड़ी सक्सेस बनाया। टाटा ग्रुप 1868 में जमशेदजी टाटा ने स्टैब्लिश किया था। तब उन्होंने टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को का फाउंडेशन रखा। उनका विजन था एक ऐसे स्टील प्लांट को बनाना जो देश की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। 1907 में टिस्को ने स्टील प्रोडक्शन शुरू किया और ये भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी शुरुआत थी। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बेटे डोराबजी टाटा ने ग्रुप को आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने टाटा पावर और टाटा केमिकल जैसे वेंचर्स की स्थापना की। 1932 में JRD टाटा ने लीडरशिप संभाली और टाटा एयरलाइंस को शुरू किया जो बाद में एयर इंडिया बना। JRD टाटा ने अपने टेन्योर के दौरान टाटा ग्रुप को डाइवर्सिफाई किया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी फोकस किया। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए सोशल अपलिफ्टमेंट किया और 1970s आते तक टाटा ग्रुप दुनिया भर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड बन गया था, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में अपना नाम बनाया था। अगर बात करें रतन टाटा की तो उनकी भी स्टोरी पैरेलली चल ही रही थी। रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था। वो टाटा फैमिली के एक अहम मेंबर थे, लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल के थे और वो अपने दादी के साथ रहा करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई थी और उसके बाद वो आर्किटेक्चर की डिग्री लेने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए थे। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से और 1962 में रतन टाटा इंडिया वापस आ गए और उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। टाटा स्टील्स में वो एक ट्रेनी की तरह काम किया करते थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से स्टील शीट्स बनाई। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो उनके हैंड ऑन अप्रोच को दिखाता है। अब रतन टाटा ने ग्रुप को उस समय ज्वाइन किया जब वो पीक पे जा रहा था, इसलिए उनको इस समय बहुत सारी चीजें सीखने मिली। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाटा 1970s में काफी बड़ा बन चुका था, पर हाँ, टाटा के कुछ बिजनेसेस लॉस में भी थे और अभी तक रतन टाटा अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करते हुए ग्रुप में काफी ऊपर आ गए थे। और इसी समय टाटा ग्रुप का रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस काफी लॉस फेस कर रहा था और इसी को रतन टाटा ने प्रॉफिटेबल बना के अपने आप को एक अच्छा लीडर प्रूव किया। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इनका चेयरमैन बनना पक्का नहीं था कि इन्हें ही बनाया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन के दूर के ही रिश्तेदार थे। तब कई लोगों ने उनकी कैपेबिलिटीज पे सवाल उठाया। कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को लगता था कि वो JRD टाटा जैसे लीडरशिप नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो एक विजनरी लीडर है जो टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते। रतन टाटा का सपना था कि टाटा ग्रुप एक ऐसा ब्रांड बने जो सिर्फ ट्रक्स और बसेस में नहीं बल्कि पैसेंजर कार्स में भी अपनी पहचान बनाए। ये सपना 1991 में शुरू हुआ जब टाटा मोटर ने पैसेंजर कार के सेगमेंट में कदम रखा, पर यह सफर आसान नहीं था। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका 1998 में लॉन्च की। 1998 में लॉन्च हुई ये टाटा इंडिका जो भारत की पहली पूरी तरह से इंडिजीनियस कार थी।
रतन टाटा ने एक स्पेशियस, अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार का वादा किया। इंडिका की शुरुआत काफी प्रॉमिसिंग थी और लोगों ने इसे आज की और कल की कार कहा। टाटा ने इसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपने का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन पहली सफलता के बाद टाटा मोटर्स को एक कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। 1999 तक इंडिका की क्वालिटी और परफॉर्मेंस इशू की वजह से बायर्स का ट्रस्ट इस पे लूज हो गया। डीलरशिप्स में कार बेचना मुश्किल हो गया और प्रोडक्शन ज्यादा था लेकिन डिमांड कम थी। ये सिचुएशन बड़ी बिगड़ गई, इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि टाटा मोटर्स को 500 करोड़ का लॉस हो गया और टाटा मोटर्स का बिजनेस डूबने की कगार पर आ गया था। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स, द फेलियर ऑफ टाटा मोटर्स फर्स्ट पैसेंजर कार इंडिका led to discussion of selling of the entire car division in 1999 due to mounting losses। 1999 में टाटा मोटर्स की इतनी बुरी हालत के बाद कि रतन टाटा को अपना कार बिजनेस फोर्ड को बेचने का फैसला लेना पड़ा। फोर्ड के बोर्ड रूम मीटिंग में एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, आपको ये कार बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था और ये कंपनी खरीद के हम आप पे एहसान कर रहे हैं, जिसने रतन टाटा को अंदर से जख्मी कर दिया। उस वक्त रतन टाटा वापस आ गए, लेकिन फोर्ड के उस दिन के उन वर्ड्स ने रतन टाटा को एक नई सोच दी। वो मीटिंग रतन टाटा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे। कंपनी ने कार के डिजाइन और क्वालिटी में बेहतरीन सुधार किया और 2001 तक टाटा इंडिका एक बेस्ट सेलर कार बन गई। ये वो पल था जब टाटा मोटर्स ने अपना पहला कमबैक देखा और रतन टाटा ने साबित कर दिया कि अगर विजन और डेडिकेशन हो तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ऑटो कार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में टाटा इंडिका के अपडेटेड मॉडल ने मार्केट में अच्छी सक्सेस हासिल की और ये टाटा मोटर के पैसेंजर कार डिवीजन के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू बना। टाटा मोटर्स ने पहली इंडिका के फेलियर के बाद जो सबक सीखा, उसी सबक को उन्होंने दूसरे मॉडल में लागू किया। फिर टाटा इंडिका V2 आई, जिसमें पहले वाले कोई भी बग्स नहीं थे और टाटा मोटर्स का अगला फोकस अपनी कॉम्पैक्ट कार लाइनअप को डाइवर्सिफाई करना था। पहली बार 2004 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगो लॉन्च किया, अब 4 डोर सेडान जो मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए था। टाटा मोटर्स ने कस्टमर फीडबैक को यूज करके इंडिगो का डिजाइन इंप्रूव किया, कार की बिल्ड क्वालिटी को अपग्रेड किया और फ्यूल एफिशिएंसी में भी काफी ध्यान दिया। टाटा मोटर्स ने इंजन परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया। इंडिगो में डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल थे जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थे। टाटा इंडिगो को मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये कार मिडिल क्लास फैमिलीज और टैक्सी सेगमेंट दोनों में ही पॉपुलर हुई। टाटा इंडिगो के बाद टाटा मोटर्स ने अपना पहला कॉम्पैक्ट सेडान टाटा इंडिगो मरीना और टाटा इंडिगो CS कॉम्पैक्ट सेडान भी लॉन्च किया, जो इंडियन कस्टमर्स के लिए आइडियल फैमिली कार्स थी। टाटा मोटर्स का ये नेक्स्ट फेज उनके कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए काफी फ्रूटफुल रहा। 2001 के बाद टाटा इंडिका V2 और इंडिगो ने टाटा मोटर्स को पैसेंजर कार सेगमेंट में स्टेबिलिटी दी। टाटा मोटर्स का टर्नओवर 2001 में 10,000 करोड़ था, 2004 में 17,000 करोड़ हुआ और 2005 में 2,800 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया था, जो बहुत ही ज्यादा था अभी तक। और ये ग्रोथ 2008 तक काफी एक्सेलरेट हो गई जब उन्होंने JLR मतलब जैगवार और लैंड रोवर का एक्विजिशन किया। तब उनका टर्नओवर 32,426 करोड़ मतलब 32,426 करोड़ हो गया था। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड्स 2001 के बाद टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार सेगमेंट स्टेबल होने लगा और कंपनी के प्रॉफिट्स में सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिली। टाटा को अगला कार मार्केट में ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर किया और ये सब उन्होंने फोर्ड से खरीदा था। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स 2008 में जैगवार लैंड रोवर एक्विजिशन के बाद टाटा मोटर्स ग्लोबल स्टेज पे अपनी पहचान बनाने में सफल रही। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें टाटा मोटर्स ने कार मैन्युफैक्चरिंग में अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम करके एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी बनाई थी। 2008 में टाटा मोटर्स ने एक ऐसा बोल्ड फैसला किया जो इंडस्ट्री में सबको चौंका देने वाला था। ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार लैंड रोवर मतलब JLR को टाटा मोटर्स ने 9,200 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली $2.3 बिलियन में खरीदा, वो भी फोर्ड से। ये एक्विजिशन एक रिस्की मूव माना जा रहा था क्योंकि टाटा मोटर्स के पास अब तक लग्जरी कार मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत से लोग तो बस ऐसा कह रहे थे कि टाटा ने ऐसा बस फोर्ड से बदला लेने के लिए करा है, इससे बहुत लॉस होने वाला है। जब टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर किया तब दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और लग्जरी कार की डिमांड्स वर्ल्ड वाइड बहुत कम हो गई थी।
टाटा मोटर्स को लगभग 7,000 करोड़ का लोन लेना पड़ा था इस डील को कंप्लीट करने के लिए, जो इस वक्त कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स ने ओपन क्रिटिसिज्म किया, टाटा मोटर्स को इतनी बड़ी डील नहीं करनी चाहिए थी। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे क्योंकि टाटा मोटर्स एक टाइम पर पहली कार बिजनेस फेलियर से निकल रहा था, इसलिए ये डील टाटा मोटर्स को और ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल बना सकती थी। JLR की ब्रिटिश लेगेसी और टाटा मोटर्स की इंडियन रूट्स के बीच कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा थे। एनालिस्ट का कहना था कि JLR जैसे हेरिटेज ब्रांड को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। गार्डियन मैगजीन के मुताबिक JLR को खरीदने का फैसला एक गैम्बल था, लेकिन रतन टाटा ने कहा कि उनका विजन JLR को दोबारा से रिवाइव करना है और उसे एक ग्लोबल प्लेयर बनाना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2013 तक टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया कि ये उनका सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन था। 2012-13 तक JLR ने 1.93 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था और टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ पहुंच गया था। टाटा मोटर्स ने JLR के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने नए मॉडल्स जैसे जैगवार XF, रेंज रोवर इवोक, जैगवार F टाइप जल्द ही मार्केट में आए और JLR के लिए गेम चेंजर साबित हुए। टाटा ने JLR की ब्रिटिश हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए JLR को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर रेडी बना दिया। ये एक ऐसा स्टेप था जिससे JLR ने ग्लोबल मार्केट में सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी दोनों में बैलेंस किया। 2013 में जैगवार लैंड रोवर ने अपनी हाईएस्ट एवर ग्लोबल सेल रिपोर्ट की। 4,25,006 व्हीकल्स बेचे गए, वो भी सिर्फ एक साल में, जो पिछले साल से 19% ज्यादा थे। और 2012-13 में JLR का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,000 करोड़ था और ये प्रॉफिटेबिलिटी टाटा मोटर्स के लिए मेजर कमबैक स्टोरी साबित हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जैगवार लैंड रोवर की एक्विजिशन ने टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल लीडर बना दिया, जहां उन्होंने लग्जरी सेगमेंट में अपनी डिस्टिंक्ट पोजीशन क्रिएट की। JLR का एक्विजिशन टाटा मोटर्स के लिए एक गैम्बल था, लेकिन रतन टाटा के विजन और स्ट्रेटेजी ने इसे एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बना दिया। एक ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग थी, 5 सालों के अंदर उसे एक प्रॉफिटेबल लग्जरी ब्रांड बना दिया गया। ये रतन टाटा की लीडरशिप का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक अमेजिंग कमबैक किया जा सकता है। आज टाटा मोटर्स सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरर ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। 2023 में टाटा मोटर्स ने इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में 14% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। उन्होंने मारुति सुजुकी और होंडा जैसी टफ कंपनीज को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स काफी आगे पहुंच गया है। इंडिया में टाटा नेक्सन EV और टिगोर EV जैसे मॉडल्स मार्केट में टॉप सेलर्स हैं। टाटा मोटर्स ने 2023 में 50,000 EVs बेचने का रिकॉर्ड बनाया और उनका 2024 के अंत तक टारगेट है कि वो 1 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बेचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दर्शन प्रोडक्शन की ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।